आप देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद आखिरी राउंड की काउंटिंग के बाद भी करीब 3000 वोटों से पीछे हैं और पहले नंबर पर नवाब मलिक की बेटी और एनसीपी अजीत पवार गुट की नेता सना मलिक हैं। इसके अलावा एमएनएस के आचार्य नवीन विद्याधर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अब इसके बाद फहाद अहमद ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मैं लगातार आगे चल रहा था, यहाँ तक कि 17वें राउंड तक मैं आगे था। कुल राउंड 19 थे। फहाद अहमद ने कहा कि जो ईवीएम वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चली थी, उसमें 99% बैटरी निकलती है। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि 99% बैटरी जहां जहां निकलती है, उनमें मेरी विरोधी उम्मीदवार सना मलिक जी को मेरे से दोगुने वोट मिले। जैसे ही कोई ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उसमें सना मलिक का अंतर 2 गुना या 3 गुना है। यह चिंता की बात है। फहाद ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को फिर से काउंटिंग के लिए लिख रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर जांच बिठाएगा और उस जांच से पहले किसी भी तरह के नतीजों का ऐलान नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले पार्टी के सभी 6 उम्मीदवारों को बधाई दी। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में बंगाल के उम्मीदवारों की निर्णायक जीत के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, जिन्होंने जमींदारों, मीडिया और कोलकाता हाईकोर्ट के एक वर्ग की ओर से बंगाल को बदनाम करने के लिए बनाए गए माहौल को चुनौती दी। अभिषेक ने लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने नतमस्तक हूं, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बांग्ला विद्रोहियों, उनके फर्जी बयानों को खत्म किया और हम पर अपना भरोसा जताया। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जनता द्वारा भाजपा को दिया गया जनादेश न केवल डबल इंजन सरकार के अभूतपूर्व विकास कार्यों पर जनता के अटूट विश्वास की मुहर है, बल्कि केदारनाथ की पावन धरती पर झूठ और भ्रामक राजनीति करने वालों को करारा जवाब भी है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। भाजपा एनडीए को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जीत मिली है, आगे झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने बनाया है। बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। जो लोग इन चुनावों को सेमीफाइनल बता रहे थे, वे खुद सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि जो हमें उम्मीद थी, उस हिसाब से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं। इसकी समीक्षा की जाएगी, इनके कारणों का पता किया जाएगा कि कहां चूक हुई। हालांकि ठीक बगल में यानी झारखंड में तेजस्वी यादव का जादू सिर पर चढ़कर बोला। आरजेडी के 6 में से 5 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव में जो सरकार होती है, उसे लाभ मिलता है। हम इसका बदला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लेंगे। बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए की विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। उन्होंने कहा कि ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। अंत में लिखा है कि पटेंगे तो कटेंगे,
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी की मीरापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी आगे चल रही है। वहीं कुंदर की सीट पर बीजेपी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा और कटहेरी सीट पर भी बीजेपी आगे है। इसके अलावा करहल में समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह और सीसा मऊ में समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी को बढ़त है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। अखिलेश ने कहा कि असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में जाते दिखने पर अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन 220 सीटों पर आगे चल रहा है। बुलेटिन बनाने तक के समय अनुसार रुझान देखें तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती दिख रही है। इस पर वर्तमान मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है। मैंने कहा था कि महायुति को भारी बहुमत मिलेगा। मैं अपनी लाडली बहनों, लाडले किसानों और सभी वर्गों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि महायुति ने जो काम किया जनता ने उस पर वोट दिया है, इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि पहले अंतिम आंकड़े आने दीजिए, उसके बाद तीनों पार्टियों के प्रमुख लोग बैठेंगे। जैसे हमने साथ में चुनाव लड़ा, वैसे ही साथ बैठकर ये फैसला भी करेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को बड़ी साजिश करार देने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में ये फैसला किया गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। राउत ने आगे कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सभी विधायक कैसे जीत सकते हैं। अजीत पवार, जिनके विश्वासघात ने महाराष्ट्र के लोगों को नाराज किया, वह कैसे जीत सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 216 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज 57 सीटों पर आगे है। अब इन रुझानों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान आया है। उनका कहना है कि यह यानी महायुति गठबंधन का आगे चलना महाराष्ट्र के लोगों का फैसला नहीं हो सकता। संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। हमें पता है कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। जो नतीजे सामने आए हैं, मैं उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। राउत ने कहा कि हमें पता था कि महाराष्ट्र की जनता का मत किस दिशा में जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसमें बीजेपी की पोल खुली, उस पर से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है। इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमने ये जो महाराष्ट्र, मुंबई गौतम अडानी की जेब में जा रहा है, उसका विरोध किया कि अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, इसलिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र पर लाद दिए गए। ये जनता का फैसला नहीं हो सकता। मुझे इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है। यह मराठी मानुष और किसानों का जनादेश नहीं है। अडानी रिश्वत मामले में विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखते हुए उन पर भारतीय निवेशकों के कल्याण की बजाय दोस्ती को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले कारोबारी समूह के कथित भ्रष्टाचार के कारण भारतीय निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में भैंस और मंगलसूत्र जैसे तुच्छ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जब उनके मित्र अडानी के कार्यों के कारण भारतीय निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ
तो वे चुप रहते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना से एक दिन पहले भाजपा की ताकत ईवीएम में हेरफेर है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ताकत ईवीएम में हेरफेर में है। चाहे वे कुछ भी करें, आखिरकार उनके पास ईवीएम में ब्रह्मास्त्र है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का कहना है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आक्रामकता छोड़ दें तो युद्ध आज ही खत्म हो सकता है। दरअसल जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या ब्रिटेन रूस के साथ यूक्रेन संघर्ष को लेकर युद्ध की स्थिति में है, इस सवाल पर उनका जवाब था, नहीं, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन निश्चित रूप से युद्ध कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और यह युद्ध 1000 दिनों से चल रहा है। रूस की तरफ से 1000 दिनों से आक्रामकता दिखाई जा रही है और यूक्रेन 1000 दिनों से बलिदान दे रहा है। इसलिए हमने लगातार कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हम पुतिन को यह युद्ध जीतने नहीं दे सकते। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेनी शहर निप्रो पर किए गए मिसाइल हमले को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इससे पहले पोलैंड और उत्तर कोरिया का भी बयान आया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।